हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल IAS। तो आप में से कुछ लोग नए भी हो सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े। तो मैं उनके लिए अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे दूँ। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ एंड दिस ईयर आई रोट मेंस 2021, जो यूपीएससी 2021 हुआ था इस साल, जो जैन में हुए थे मेंस। दैट आई रोट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई ऑप्शनल इज हिस्ट्री। तो आज जो हमारा वीडियो का टाइटल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे एडवाइस किया कि इस पे एक उन्हें हेल्प चाहिए थी मेरी इसके रिगार्डिंग। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप सबकी भी हेल्प कर दूँ, जिसकी भी हेल्प हो सके, जिस तक भी मेरे लेक्चर पहुंच सके। तो इस लेक्चर में आज हमारा मेजर फोकस रहेगा, आपको दिख रहा होगा जो हमारा मेजर फोकस रहेगा, इकोनॉमी। इकोनॉमी काफ़ी थोड़ा एक डिफ़िकल्ट या थोड़ा ट्रिकी माना जाता है अगर हम प्री की बात करें, लेकिन मुझे पर्सनली काफ़ी स्कोरिंग और काफ़ी ईजी टू मॉडरेट लेवल की बात करें तो लगते हैं इकोनॉमी क्वेश्चन जो आते हैं। तो इकोनॉमी कैसे करें, आई देखिए, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई आपको बुक रेफर नहीं करने वाला। बुक आप अपना सोर्स कोई फॉलो कीजिए। आप श्री राम की बुक कर रहे हैं, आप रमेश सिंह की बुक कर रहे हैं, आप दत्त सुंदरम कर रहे हैं, आपने एनसीईआरटी की, आपने कोई सी बुक की, डजेंट मैटर। मेन हमारे लिए होता है कि हमें स्ट्रेटेजी से पढ़ना है इकोनॉमी को, राइट। तो जो मैंने पिछले साल जो अपने चीज़ किए थे अपनी प्रिपरेशन के अराउंड, जिससे मुझे कई फ़ायदा मिला था प्री के दौरान, तो मैं वो आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको वो सही लगे तो आप उन्हें कंटिन्यू कीजिए एंड आई आई होप कि मतलब जैसे वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए, मतलब आपको काफ़ी अच्छा उस पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात जो बोलता हूँ कि अगर आपको प्री क्रैक करना है बिल्कुल श्योरिटी से, मतलब एक अच्छे लेवल पर, तो आपके लिए PYQ आर द ट्रेजर। मतलब दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ वी आर अपीयरिंग फॉर। आपने बहुत, मैं पहले बहुत टॉपर के इंटरव्यू सुना करता था, उसमें बोलते थे कि PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उन्हें कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये वो कभी नहीं बताते अपने इंटरव्यू में, राइट। तो आई थॉट कि अगर मैं ये चीज़ शेयर करूँ तो क्या पता किसी का फ़ायदा हो सके मेरी तरह, जो किसी को इकोनॉमी थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हो। तो मैं वही बोलूँगा, PYQ आर द ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी 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 एज आई सेड। तो इसमें मैं जब बताता हूँ, आप देखिए, अब इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जनता। अब मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक लेवल के एक या दो रिवीजन के राउंड कर लिए होंगे, या नहीं भी किए तो आपने बेसिक बेसिक लेक्चर सुने होंगे कहीं से। अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो आपने लेक्चर सुने होंगे मृणाल सर के, जो यूट्यूब पे कहीं पे अवेलेबल होंगे। तो वो मैं मानता हूँ आपने एक बार तो चीज़ें पढ़ रखी, टर्म्स सुनी हुई होंगी, आपने नहीं सुनी तो भी हम उसका कोई ना कोई जुगाड़ बताएंगे आपको कैसे करना है। तो PYQ में देखिए, तो मैं तो पर्सनली अब जब दूंगा एग्जाम तो मैं वर्ड टू वर्ड पूरी बुक को एंड से लेकर स्टार्टिंग से लेकर तक नहीं पढ़ूंगा। आई विल वर्क इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो मैं बताता हूँ, देखिए, इलाइस का डॉक्यूमेंट हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट लगा था मुझे ये। इन्वायरमेंट की बात हो, पॉलिटी की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, इकोनॉमी, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने टॉपिक वाइज मेंशन कर रखा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने से कितने पेज, तो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा था। तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। देखिए, अब सबसे पहले देखिए, ये इन्होंने टॉपिक लिस्ट कर रखे हैं सारे, ये पूरे 14 टॉपिक हैं हमारे इकोनॉमी के लेके। तो इन 14 टॉपिक में से क्या हमें सभी टॉपिक करने के, इसको प्रायोरिटाइज करना, वो देखिए आप इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। आफ्टर दैट कम इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, देन कम्स फिजिकल पॉलिसी, देन कम्स एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, देन कम्स इंडस्ट्री, और फिर आता है नेशनल इनकम। हम करते क्या हैं, हम इकोनॉमी को इतना हम समझते हैं इकोनॉमी लाइक ये तो कोई CA टाइप चीज़ है, कोई बहुत ही मास्टर लेवल में जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं बेसिक, अगर आपके बेसिक फंडास क्लियर है। अगर आपने, मैं आपको शॉर्ट बताऊँ, अगर आपने PYQs में जो आए टॉपिक हैं, ऑप्शन वाइज ऑप्शन को कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया, आप इकोनॉमी में मार नहीं खाने वाले, आप इकोनॉमी बहुत स्मूथली हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन से टफ आए, दो तीन क्वेश्चन वो सभी के लिए टफ होंगे। अगर आपके लिए टफ है तो वो सभी के लिए टफ होंगे, ये भी आपको मैं बता दूं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है ये PYQs करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, तो फिर वो सभी के लिए, अधिकतर के लिए टफ होंगे, राइट। तो आगे बढ़, अब देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन से क्वेश्चन आते हैं? वही जो हमारे इसमें, आप, मैंने आपके लिए एक चार्ट पे नोट डाउन की थी ताकि आप, मैं भूल ना कुछ नहीं। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी मेन मेन क्या है हमारे लिए? सबसे पहले RBI आता है हमारा, जो मॉनेटरी पॉलिसी को हेड करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी पूरी चलाता है हमारी कंट्री की। तो RBI के जितने भी स्ट्रक्चर है, कब वो बना, कौन से इंस्टीट्यूट से बना, कौन से उसके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, क्वान्टिटेटिव कौन से, क्वालिटेटिव कौन से, उनको आप पढ़िए। अगेन, कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा आपके मैं। देन इसकी क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी, पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा इसके अंदर, कि कौन कौन से टाइप ऑफ बैंक हैं, NBFC। फिर जो न्यू बैंक का कंसेप्ट है करंट की बात करें, फिर जो पेमेंट बैंक आए थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक आए थे, इस पे आप देखेंगे रेगुलर क्वेश्चन आया है PYQs में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो लैंडिंग रेट्स की बात करें, MCLR काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो MCLR किस साल में आया था, MCLR से पहले क्या था, MCLR कौन सा बेंच मार्क है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इज इट मैंडेटरी ऑन बैंक, NBFC पे मैंडेटरी है या नहीं MCLR। तो इसके अराउंड MCLR पे क्वेश्चन बनेंगे। अगेन, कहाँ से पढ़ना है मैं आपको एंड में बताऊंगा। उसके बाद अगर बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई इन्फ्लेशन के, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अक्सर जो UPSC पूछ रहे हैं इस टॉपिक से, तो वैसा आएगा कि RBI डजंट वांट टू डेप्रिशिएट मनी रूपी, व्हाट शुड इट नॉट डू। तो कंसेप्ट बोल रहे, लेकिन UPSC को घुमा के पूछ रहा है कि अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है तो आप उसको डिकोड कर लेंगे, अदरवाइज आप उस स्टेटमेंट में फंसे रह जाएंगे, राइट। तो वो कैसे करना है, आई विल टेल यू।
तो देखिए ये 3 टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर। ये 3 बहुत ही इंटरलिंक्ड टॉपिक हैं। अब जैसे मान लीजिए वो बोल देंगे कि ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है, उससे इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन रिसेशन से बचने के लिए आरबीआई को क्या मॉनेटरी पॉलिसी लानी पड़ेगी? या क्या स्टेप्स आरबीआई को नहीं करने चाहिए कि ताकि ऐसा ना हो? या फिर क्वेश्चन अगर एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है इंडिया का, तो उससे हमारी इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? अभी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे एक्सटर्नल सेक्टर का टॉपिक हो गया। इन्फ्लेशन और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होगी, तो यूपीएससी इन टॉपिक्स को इंटरवीन करके हमसे क्वेश्चन पूछे, राइट? वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है। तो वो इस प्रकार से अब इंटरवीन करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? इसके बाद फिर इन्फ्लेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो देख लीजिए, स्टैगफ्लेशन हो, हाइपर इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, डिसइन्फ्लेशन हो, स्टैग इन्फ्लेशन हो। तो इनमें आप डिफरेंस दे लीजिएगा कि डिफरेंस है इनके अंदर, राइट? फिर इसमें ही सबसे जो मेजर आ जाता है, देखिए मैंने साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी लिखा है कि इनका इकोनॉमिक सर्वे करना पड़ेगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे जो इनके डेडिकेटेड चैप्टर हैं, जैसे इन्फ्लेशन का मैंने कवर कर लिया था, आप मेरे लेक्चर चैनल पे जाके देख लीजिएगा, डब्ल्यू पे सी पे करके, उस पर एक थंबनेल में आपको दिख जाएगा बाहर से ही, तो आप उसको जरूर से कवर कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग उसके अंदर है। डब्ल्यू पे सी पे यूपीएससी लगातार पिछले 3 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस साल भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसी में काफी कंसेप्ट इनहेरिट होती हैं। अगर आप डब्ल्यू पे सी पे समझ जाएंगे, उसको समझ लिए कि लिए ही आपको 2-3 कंसेप्ट पहले समझने पड़ेंगे प्राय, तो वो एक बड़ा कंसेप्ट बनता है यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ के आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को टच कर लेता है, तो ये एक बेनिफिट है पीवीक्यूज और इकोनॉमिक सर्वे करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर का जो स्टैटिक वाला पार्ट है, वो मैंने इस पर अगेन एक लेक्चर बना रखा है। इसका जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट है, वो मैं लेक्चर लाने वाला हूँ जल्दी, मैंने एक पढ़ रखा है, जिसको नेक्स्ट को बनाना रहेगा मेरे पास। तो एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो इसमें कौन कौन सा, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ट्रेड डेफिसिट है, अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट के क्या कंपोनेंट है, कैपिटल अकाउंट के क्या कंपोनेंट है। फिर इसका जो एक मेजर जो क्वेश्चन इसमें आता है, तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जैसे मुझे याद आई थिंक 2019 या 20 में क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पूछा था कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज डेट इज ओन्ड बाय पब्लिक एंटिटीज, मतलब गवर्नमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट था कि मोस्टली एक्सटर्नल डेट है जो हमारा, वो यूएस डिनोमिनेटेड डॉलर्स में है। ऑल सॉरी ऐसा स्टेटमेंट था कि ऑल ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से गए, तो करंट के क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, और जो बजट का डॉक्यूमेंट आएगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक अगर एक्सटर्नल सेक्टर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेक्चर अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको ये चीज़ मैं कवर करवा दूंगा कि इंडिया का किस करेंसी में कितना लोन है, और ज़्यादा मेजोरिटी लोन किसके पास है। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, प्राइवेट एंटिटीज के पास है, ये गवर्नमेंट एंटिटीज के पास है। तो ऐसा कुछ कुछ आपको हमारे कंट्री के एक्सटर्नल सेक्टर का, उसमें डेट की बात करें तो आपको उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए कि हमारा एक्सटर्नल एक्ट में जो लॉन्ग टर्म वाला कंपोनेंट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, एफडीएस कितनी आती है, राइट? एक सिंपल क्वेश्चन सकते हैं कि लार्जेस्ट एफडी रिसिपेंट कहाँ से है, तो वो सिंगापुर था। अभी रिसेंट जो वर्ल्ड ट्रेड की डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी अनटैक्ड की, यूएनसीटीएडी की, उसकी रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उसमें पता लगा था कि सिंगापुर इज जो लार्जेस्ट सोर्स है हमारा करके ऐसा करके। तो वो सब चीज़ें आप एक्शन सेक्टर में कर लेंगे। अगेन इसका स्टैटिक पार्ट मैंने कवर करके डाला हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हैं, और जो इसका बचा कुचा पार्ट है वो आप कर सकते हैं, मैं लेक्चर में कम कर। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है इंटरनेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या, इसमें जो इंटरनेशनल बॉडीज है वो कवर करनी है, कौन कौन सी मेजोरिटी बॉडीज हमें कवर करनी है जो फेवरेट हैं यूपीएससी की। डब्ल्यूटीओ कवर करना है, वर्ल्ड बैंक कवर करना है, आईएमएफ कवर करना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो एआईआईबी करके हमारा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो हमारा ब्रिक्स के साथ इनिशिएटिव है, यूरोपियन यूनियन यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बॉडी है। देन अगर आप फिर रीजनल लेवल की बात करें तो सार्क आता है, एशियान आता है। अब W2 पे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन बता, चाहे वो उसकी सब्सिडीज में से क्वेश्चन हो, चाहे वो उसके किसी जो भी उसके राउंड्स हुए, जैसे दोहा राउंड हुआ है, नैरोबी राउंड हुआ है, बाली कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो ये 3 से 4 प्रमुख हमारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आ जाएगा, हमारा पीस क्लोज आ जाएगा, है ना, डी मिनिमस का रूल आ जाएगा। तो ये सारे आपको W2 जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। राइट, तो ये तो 3 हमारे मेन पिलर है इकोनॉमी के। कौन से मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, एक्सटर्नल सेक्टर, ये तीनों इंटरवीवन भी और है भी। इसके बाद अगर बात करें तो फोर्थ इंपॉर्टेंट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में मेन मेन कौन से टॉपिक आएंगे, इसमें सबसे जो डेफिसिट, जितने भी टाइप ऑफ डेफिसिट्स हैं, अगर आप बजट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, राइट? तो कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, सॉरी वो तो हमारे एक्शन सेक्टर में आएगा। रेवेन्यू अकाउंट क्या है, राइट? उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, टाइप ऑफ डेफिसिट पता होना चाहिए। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन एफआरबीएम, एफआरबीएम पे यूपीएससी ने बेहद 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफआरबीएम पे, और हर साल नया क्वेश्चन बन रहा है एफआरबीएम। तो एफआरबीएम को डिटेल में कर लीजिए। डिटेल में करने का एक जरिए है इसका, एक अर्थापीडिया करके साइट है, तो वहां से कर लीजिए आप, या फिर एक पीआरएस करके साइट है, अब वहां पर उसका एक समरी वाला पार्ट कर सकते हैं, उसी से क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी का, राइट? एफआरबीएम, और एक एफआरबीएम की अमेंडमेंट वाली कमेटी बनी थी रिकमेंडेशन के लिए, एनके सिंह की चेयरमैनशिप के अंदर। तो ये 2 हमारी इंपॉर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन पूछा था एफआरबीएम पे यूपीएससी ने, कि जो एनके सिंह की रिकमेंडेशन कमेटी थी उसने डेट टू जीडीपी रेशियो कितना बताया, स्टेट का ऑब्लिगेशन कितना बताया, सेंटर का ऑब्लिगेशन कितना बताया। तो इस प्रकार से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन अगेन
जिस भी टर्म का एक बार जिक्र आ जाए तो आप उसको डिटेल में कर लीजिए, उस पे अगले साल महीने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस से बढ़ जाते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो उसमें जो बैंकिंग वाला पार्ट है तो उसमें आप वो कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन था उसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट ऐसे करके क्वेश्चन था जिसका आंसर आई थिंक पार्टिसिपेटरी नोट था, वो जो एफआईआई के रेलेवेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर एफआईआई है जो एससेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका आंसर पार्टिसिपेटरी नोट था, राइट। तो उस ऑप्शन में भी उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस थे, 4 इंस्ट्रूमेंट दे रखे थे उसके अंदर हमारे मार्केट इकोनॉमी के। तो आप उनको डिटेल में कर दीजिए कि क्या वो अनसिक्योर्ड हैं, कौन उनको लॉन्च कर सक कौन इनको इश्यू कर सकता है, उनका टाइम पीरियड कितने, अगेन जो मनी मार्केट के टूल्स हैं वो 1 साल से कम के ही होंगे, वो बट ऑब्वियसली लेकिन आप उनको कवर कर लीजिए डिटेल में। आरबीआई की साइट से कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं। अब इनको करने का तरीका क्या है? अब देखिए जैसे अब देखिए 75 क्वेश्चन ये रहे और मान लीजिए 26 क्वेश्चन ये रहे। आप इन 2 टॉपिक्स को क्लब कर सकते हैं, राइट? जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर तो मैंने एक टॉपिक बनाया था अभी जो रिसेंट मेरा लेटेस्ट वीडियो था, एग्रीकल्चर एमएसपी करके। तो उसके मैंने एग्रीकल्चर, एमएसपी, एफआरपी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और भी जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड चीज़ें मैंने सारी मोस्टली ट्राई कवर की हैं इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के साथ। अगर आपको कोई और भी डाउट है एग्रीकल्चर में टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं या फिर मैं लाइव सेशन में आके आप सकते हैं, मैं उनको भी कवर कर लूँगा। अब मैं देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, हम फँसे रह जाते हैं मॉक्स के अंदर। हम मॉक्स के नंबरों से बड़ा परेशान रहते हैं अपने कि मॉक्स पे नंबर नहीं आ रहे। तो उसके मैं आपको 2 नज़रिए बता रहा हूँ देखने की। देखिए, मुझे जो एक मेंटर है अभिनव सर, आपने नाम सुना होगा, जो आईएएस कॉरिडोर के ओनर हैं अभिनव सर, बीपीएससी 208 रैंक। तो उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छे रिलेशन है। तो मैंने उनसे जब गाइडेंस ली थी, अभी भी उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ, पहले भी उनसे स्टार्टिंग में नहीं सीखी थी गाइडेंस की मैंने। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अमनदीप, जो रिवीजन का एक बेस्ट सोर्स है दैट इज़ मॉक्स। क्योंकि अधिकतर जनता इसलिए फंसी रहती है कि मॉक्स के नोट्स कैसे बनाएं, उनके हर एक 100 के 100 क्वेश्चन के नोट्स बनाएं, कैसे एनालाइज करें। तो मैं आपको उसको भी देता हूँ। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो यूपीएससी के लेवल का एग्जाम का पेपर बना ही नहीं सकते, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। जिस दिन वो बनाने लग जाएंगे उस दिन यूपीएससी बंद कर देगा, डाला अपना यूपीएससी पेपर बंद कर देगा, राइट। तो यूपीएससी इज दैट स्मार्ट। यूपीएससी के पेपर का जो लेवल है, अब उसका रीज़न क्या है कि देखिए, आपको मॉक्स के अंदर प्रेशर नहीं होता। मॉक्स जब आप घर पे दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन यूपीएससी का सिर्फ नाम ही काफ़ी है आपको प्रेशर में डालने के लिए। दिस इज़ अ गेम चेंजर थिंग। यूपीएससी को पता है कि जब मेरा एग्ज़ाम होगा, जब डेट्स निकलेंगे, तब से लेके प्री में हॉल में घुसने तक बच्चा प्रेशर में ही रहेगा। तो यूपीएससी को पता है कि एक आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ले। तो उसमें यूपीएससी चाहता है कि आपसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पेपर दे रहे हैं तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो इज्जत से पढ़ लीजिए। तो आप जिसके रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही नहीं, उनको इज्जत ही नहीं देंगे कि वो बॉडी क्या पूछ रही है, क्या टेम्परामेंट बॉडी का, तो हमारे लिए वो पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा। फिर हम पेपर से निकल के बात करते हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा था, वैसा था। जो भी पेपर के बाद लोगों के रिव्यूज आते हैं उन पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। हमें अपना पेपर निकालना है, हमें किसी के रिव्यू से लेने देना नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं आगे बोलते हैं बहुत एनसीईआरटी से आया था, तो लोगों को गुमराह करते हैं, लोग एनसीईआरटी पढ़ने शुरू कर देते हैं, ऐसा ऐसा करके। तो सोर्स आप कोई भी कीजिए, एनसीईआरटी मैंडेटरी रहता है मानता हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठते हैं जिस कारण से एनसीईआरटी की भी एक इज्जत बनी रहती है। एनसीईआरटीज आर वेरी गुड बुक, काफ़ी क्वालिफाइड माइंड से बनाई होती है बुक वो, और काफ़ी प्रिसाइज बुक रहती है। एनसीईआरटी का फायदा क्या है कि यूपीएससी ये चाहता है कि जो गरीब से गरीब बच्चा एनसीईआरटी वो भी अफोर्ड कर सकता है, आई थिंक डिजिटल माध्यम से हो, नेट के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो। तो दैट्स वाई एनसीईआरटी गेट्स इंपॉर्टेंट। अगर यूपीएससी एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देगा हर साल, फिर ताकि एक बना रहे कि यूपीएससी हर एक वर्ग के लिए पेपर बना, राइट। अभी मॉक्स में अगर आपके नंबर के, हमारे मॉक्स को आप सिर्फ और सिर्फ रखिए रिवीजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। अगर आपके मॉक्स में 80 से 120 ग्रेड में नंबर आ रहा है तो मैं तो उनको सही मानता हूँ। बैलेंस रहिए, रखिए आप। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप देखिए कहाँ पे आपके कम आ रहे हैं नंबर, राइट। कहाँ पे किस टॉपिक में, क्या आपका वो क्वेश्चन फैक्ट ना जानने के कारण गलत हो, ये कंसेप्ट ना जानने के कारण गलत हो। अगर फैक्ट नहीं जानने के कारण गलत हो, उसमें इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप सोल्यूशन पढ़ के याद कर लेंगे। और मोस्टली यूपीएससी डाटा गलत ही देता है, राइट। ऐसा मेरा मानना है। मैं तो रिस्क लेके जाता हूँ एग्जाम के अंदर। अगर आपको कभी रिस्क लेना पड़े तो आप मेरी बात ये जरूर याद रखिएगा कि डाटा यूपीएससी गलत देता है। अगर आपको कभी नहीं पता उस स्टेटमेंट के बारे में, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, देन डाटा गलत करिए। अंजाम जो हो देखा जाएगा, लेकिन अगर करना ही है तो ये करिए। मैं तो यही करूंगा, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, राइट। तो आप उनको कीजिए रिवीजन के लिए, जैसे 100 क्वेश्चन कीजिए, 2 घंटे में कंप्लीट कीजिए, टाइम लगा के अपने ओएमआर पे दीजिए ताकि आपको ओएमआर प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने वो कंसेप्ट कारण गलत हुए। देखिए, मॉक देने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको वीकनेस पता लगेंगे और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता लगेंगे, उन पे काम कीजिए अच्छे से। और सबसे बेहतर अपने आप को एनालाइज करने का तरीका है पीवैक्यूज। पीवैक्यू को रौन दीजिए आप, ये पीवैक्यूज हैं, इसको कर दीजिए 2 दिन के अंदर। जितने क्वेश्चन है सारे खत्म कर दीजिए और देखिए किस किस कंसेप्ट में आपको ब्रॉडली दिक्कत आ रहा था, कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जहाँ दिक्कत है उसको साइड पे लिख लीजिए, ये वीक पॉइंट इनको रिवाइज करना है मुझे अपने स्टैटिक सोर्स में जाके। सोल्यूशन पढ़िए, इस डॉक्यूमेंट में सोल्यूशन होगा, ये जहाँ से भी बेबी कर लें सोल्यूशन वहाँ से कीजिए।
उसके अलावा उस पूरे टॉपिक को आप स्टैटिक बुक से जाके रिवाइज कर लीजिए। इस प्रकार से आई डोंट थिंक आपको इकोनॉमी में दिक्कत आएगा। आप इस जो इंडेक्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बुक ला एक्सीलेंस की बुक है, राइट। इनकी इकोनॉमी के प्रीवियस क्वेश्चन होकर आप उसमें से भी ले सकते हैं अगर आपके पास है, वरना स्क्रीनशॉट लेके जो मैंने ये नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 इनको इसी प्लीज प्रायोरिटी वाइज में इनके पीवीक्यूज लगाइए, फटाफट से आंसर पढ़िए। अगर लग रहा है कंसेप्ट वीक है तो उन्हें आप स्टैटिक बुक से आगे पढ़िए। अगर फिर भी लग रहा है वीक है, विजन के टेस्ट लगाएं, फोरम के टेस्ट लगाएं। अगर आपको लग रहा है वीक तो आप विवेक सर के 550 क्वेश्चन करके इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट आते हैं, आप वहाँ से स्पेसिफिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आई डोंट थिंक आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। बाकी मैं आने वाले दिनों में इकोनॉमी के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, हर एक टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, जो साल के मुश्किल है, टफ क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको बताऊंगा उनको सोल्व कैसे करना है, राइट। तो इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में बता दिए, मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ से कर सकते हैं आप, एग्रीकल्चर के चैप्टर वहाँ से कर सकते हैं, इंडस्ट्री के चैप्टर वहाँ से कर सकते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल सेक्टर के इकट्ठे वहाँ से चैप्टर कर सकते हैं, राइट। तो ये 4-5 टॉपिक आप वहाँ से कर सकते हैं। बजट को पढ़ लीजिए, ग्लिम्स बजट का ग्लैंस ले लीजिए पीआईबी का, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट स्कीम लग रहा है आपको, उसका किसी का बहुत बड़ा कॉर्पस है तो उसको फटाफट से ग्लैंस कर लीजिए। ये सब कर लीजिए, इकोनॉमी आपसे बहुत ईजी लगेगा आपके लिए, बहुत स्कोरिंग, राइट। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग कोई दोस्त है जिसको इकोनॉमी में दिक्कत है, उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एट दी एंड, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।